आज के हजारों साल पहले एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था हमारे देश में, नालंदा यूनिवर्सिटी। सिर्फ नालंदा ही नहीं, तक्षशिला, ओदंतपुरी, विक्रमशिला ऐसे वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे हमारे देश में। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट डेली पढ़ाई करते थे और 2,000 से भी ज़्यादा टीचर्स पढ़ाते थे उसमें। तब दुनिया में सबसे पहला और दूसरा टॉप क्लास विश्वविद्यालय भारत में थी। लेकिन आज की डेट में हमारी ये हालत है कि हम ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 10 में भी नहीं आते। आज के टाइम में इंडियन स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में जाना प्रेफर करते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते। लेकिन इसके हजारों साल पहले विदेशों से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। हमारे देश में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका, ये ऐसे देश थे जहां से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे भारत में। लेकिन हुआ क्या हमारे टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज के साथ, आज इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पीरियड में सारे कंट्रीज से अच्छा था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको खुद ही पता चलेगा इस वीडियो में। करीब 800 सालों तक अस्तित्व में रहने के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया जाता है और इसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन पहले इसके इतिहास को समझ लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त वंश के काल में बनाया गया था और रिसर्चर्स ने इसका प्रूफ भी दिया। जैसे आप ये मोहर देख सकते हो, ये हिंदू शासक कुमार गुप्त की मिट्टी की मोहर है। इस पे दिखाए गए व्यक्ति के माथे पर एक वैष्णव का चिन्ह है। इसका मतलब साफ है कि इसका निर्माण कुमार गुप्त प्रथम के टाइम से ही शुरू हो गया था। और 5वीं सदी का ये दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। लगभग 23 हेक्टेयर में फैला था ये यूनिवर्सिटी, जिसमें 11 विहार और 14 से भी ज्यादा मंदिर थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए आज की तरह एंट्रेंस एग्जाम देना होता था। जो इसमें पास हो जाता था उसको नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन वहाँ पर कोई फीस नहीं होती थी, आपका जो रहना और खाना सब फ्री होता था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वो शहर से लगभग 16 किलोमीटर नॉर्दर्न साइड में और पटना से लगभग 90 किलोमीटर साउथ ईस्ट में एग्जिस्ट करता था। और इसमें करीब 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें थी। नालंदा की जो सबसे फेमस लाइब्रेरी थी उसका नाम धर्मपाल था। फिलहाल आज के टाइम में भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर लाइब्रेरी में इसकी आधी भी किताबें नहीं है। कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में भी सिर्फ 2.2 मिलियन बुक्स हैं। साफ साफ कहा जा सकता है कि हजारों साल पहले की इंडियन यूनिवर्सिटीज आज के यूनिवर्सिटीज से ज़्यादा कुशल थी, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को साइड में रख दिया जाए और सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पर देखा जाए तो। और इस बात का कंफर्मेशन कई विद्वानों से भी मिलता है। जैसे दलाई लामा ने कहा था कि मेरे पास जो भी ज्ञान है मैंने सब नालंदा यूनिवर्सिटी से ही सीखा है। और अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो ध्यान रहे कि मैं 1500 साल पहले से कंपैरिजन कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। नालंदा जो था वो हायर एजुकेशन का केंद्र था और सबसे पुराने यूनिवर्सिटीज में से एक था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कई देशों से लोग पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, जिसमें से एक चीनी विद्वान जुआंग जेंग थे जो अपने साथ कई किताबों को चाइना लेकर जाते हैं और उसको चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। अब ये इकलौते ऐसे विद्वान नहीं थे, कई सारे विद्वान थे, जिसमें से टॉप पे नाम आता है आर्यभट्ट का, जिन्होंने जीरो की खोज की थी और ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी से ही पढ़े थे। ऐसे कई सारे स्कॉलर्स थे, ये लिस्ट आप देख सकते हो। नालंदा में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। मेनली धर्म के बारे में भी ध्यान दिया जाता था, बुद्धिज्म ज़्यादा यहाँ पर चलता था और वेदों के बारे में भी शिक्षा दी जाती थी स्टूडेंट्स को। और कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे लॉजिक्स थे, मैथमेटिक्स थे, साइंस थे, एस्ट्रोनॉमी, कई सारे सब्जेक्ट थे। और अपने हायर एजुकेशन सिस्टम की वजह से ये पूरी दुनिया में छाई हुई थी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि तब वो भारत का गोल्डन पीरियड चल रहा था। और ये मैं सिर्फ नालंदा की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज़ थे। जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी थी जहाँ से एक चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने शिक्षा ली थी और फिर चाणक्य ने इकोनॉमिक्स लिख डाली। इसके अलावा ऋषि जीवाका जो कि आयुर्वेदाचार्य यानी कि आयुर्वेद के गुरु थे और महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य थे। इसके अलावा ऋषि पर्णी जो थे, इनको संस्कृत का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखी थी अष्टाध्यायी नाम से। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और तक्षशिला दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी था। ये आज के 2700 साल पहले भारत में एग्जिस्ट करता था। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला जाता है और अब ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद नालंदा दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटी थी। इसका मतलब है जो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी और दूसरी जो थी वो नालंदा थी। इसके अलावा और भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे वल्लभी यूनिवर्सिटी जिसको 7वीं शताब्दी में बनाया गया था और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिसको 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। अब ओदंतपुरी और जगदल्ला यूनिवर्सिटी ये दोनों 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। और ये सारे यूनिवर्सिटीज़ पूरी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि सिर्फ भारत में एग्जिस्ट करती थी। लेकिन शर्म की बात यह है कि आज एजुकेशन में इंडिया का जो ग्लोबल रैंकिंग है वो 33वें नंबर पे आता है। और इससे भी शर्म की बात यह है कि आज जो बिहार राज्य है वो एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे है, जबकि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और ओदंतपुरी ये चारों के चारों बिहार में सिर्फ थी। और इस हिसाब से बिहार की जो लिटरेसी रेट होनी चाहिए
वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे कम है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रिपोर्ट के हिसाब से बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 61% है, जहाँ एक समय दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और ओदंतपुरी। लेकिन इन चारों को तुर्कियों और हुडों ने बर्बाद कर दिया। एक्चुअली सबसे पहले जब अटैक हुआ था वो नालंदा पर हुआ था, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार अटैक किया गया था नालंदा पर, तब जाके वो बर्बाद हुआ था। पहला अटैक मिहिरकुल के रूलिंग पीरियड में हुडो ने किया था, दूसरा अटैक 7वीं शताब्दी के दौरान कौंडो ने किया था। इन दोनों अटैक से नालंदा को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है। लेकिन तीसरी बार जब अटैक होता है ईयर 1193 को, तो ये पूरी तरह से टूट जाता है। और ये जो अटैक हुआ था तीसरी बार, ये बख्तियार खिलजी ने करवाया था। होता ये है, बख्तियार खिलजी जब भारत आता है तो सबसे पहले वो बिहार पर पूरा कब्जा कर लेता है, पूरे बिहार में उसका कब्जा हो जाता है। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, और उसके जो हकीम थे, जो वैद्य थे, उसका इलाज करते हैं, लेकिन उसको आराम होता नहीं है। उसकी तबीयत डे बाय डे खराब होती जाती है। वो बाहर से भी हकीम बुलवाता है, वो भी इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत सही नहीं होती। अब उनमें से ही किसी ने इसको सलाह दिया कि नालंदा में जो वैद्य है, आप उनसे एक बार इलाज करवाइए, आपकी तबीयत पक्का ठीक हो जाएगी। लेकिन बख्तियार खिलजी इसके लिए तुरंत मना कर देता है। लेकिन बार बार हकीमों के बोले कि जाने के बाद भी ये मना ही करता रहता है। लेकिन जब इसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है, इसको लगता है कि अभी ये नहीं बच सकता, फिर ये राजी हो जाता है कि मैं नालंदा के वैद्यों से इलाज अपना करवाऊंगा। फिर नालंदा से एक वैद्य बुलाए जाते हैं, आचार्य राहुल श्रीभद्र। वो आते हैं बख्तियार खिलजी के पास, लेकिन बख्तियार खिलजी एक अजीब सी शर्त रखता है उनके सामने। बख्तियार खिलजी कहता है कि आप मेरा इलाज करो, लेकिन मैं दवा नहीं खाऊंगा, कोई भी दवा या फिर कोई भी औषधि मैं नहीं खाऊंगा। फिर वो आचार्य मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, और कुछ टाइम बाद वो दोबारा से वापस आते हैं एक कुरान लेकर, और बख्तियार खिलजी को बोलते हैं कि आप इस पेज से लेकर इस पेज तक पूरा कुरान पढ़ डालो। मतलब कोई पार्टिकुलर पेज रहा होगा जिसको वो बोलते हैं कि इस पेज से लेकर इस पेज तक आप पूरी कुरान पढ़ डालो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बख्तियार खिलजी वैसा ही करता है, वो पूरी कुरान पढ़ लेता है और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक्चुअली हुआ क्या था, जो आचार्य थे, आचार्य राहुल, उन्होंने क्या किया था, कुरान के पन्नों पर, जहाँ कोने से जहाँ पर लोग पलटते हैं पन्नों को, वहाँ पर उन्होंने दवा लगा दी थी, जिसकी वजह से वो बार बार पेज को पलटता जाता है और अपनी उंगलियों को जीभ पर रगड़ता जाता है, जिससे जो दवा उस पर लगी थी वो उसके अंदर चला जाता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन बख्तियार खिलजी को क्या लगता है कि उसने जो कुरान पढ़ा है उसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक हुई है, और वो बहुत गुस्सा होता है अपने हकीमों पर, क्योंकि उन लोगों को ये बात पता नहीं थी, एक नॉन मुस्लिम को ये बात पता थी, जिसकी वजह से ये नालंदा में जाता है और वहाँ के लाइब्रेरियों को चेक करता है कि इसमें कहीं कुरान है भी या फिर नहीं। और जब वो पूरी लाइब्रेरी चेक करता है, वहाँ पर एक भी कुरान उसको नहीं मिलता है, उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पूरे लाइब्रेरी को जला देता है। लाइब्रेरी के साथ पूरे नालंदा को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है, और सिर्फ लाइब्रेरी को जलने में 3 महीने से भी ज़्यादा समय लग गए थे। फिर नालंदा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और दोबारा उसको कभी रिबिल्ड नहीं किया जा सका। और इसी तरह वो ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ पर कई लोगों की हत्याएं भी ये करता है, जो वहाँ से बच सकते थे वो वहाँ से भाग जाते हैं और बंगाल की तरफ चले जाते हैं। अब ओदंतपुरी के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि अभी तक इसकी खुदाई का काम शुरू नहीं हुआ है, अभी तक ये ज़मीन में ही दफन है। इसके साथ विक्रमशिला को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी को हुडो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। यही थी हमारे एशियंट यूनिवर्सिटीज़ की स्टोरी, और यही थी हिस्ट्री। अब आप सोच सकते हो कि अगर इंडिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं होता, अगर सब कुछ सही रहा होता, तो आज हमारा देश कहाँ पर होता, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर होता। बाकी इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले इसके बारे में। मिलते हैं किसी और वीडियो में।